नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे डेंगू को लेकर। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में ऐसा विस्फोट हुआ कि स्वास्थ्य विभाग सकते में है। अस्पतालों से जैसे कोरोना काल जैसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं, लेकिन ये डेंगू का डंक डरा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें पुरानी नहीं, नई है। ये कोरोना काल का हाल नहीं, डेंगू का कहर है। और कहर भी ऐसा कि स्वास्थ्य विभाग सकते में है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं क्योंकि हरियाणा में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। मौत के डंक से हरियाणा को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जींद के अस्पताल की हालत देखिए, दवाई काउंटरों पर मरीजों की भीड़ है। हताश और बीमार लोग कतार में खड़े होकर डॉक्टर से जांच और सलाह ले रही हैं। हाल ऐसा इसलिए भी है कि पिछले 24 घंटे में जींद में 24 नए केस सामने आए हैं। तो उधर यमुनानगर, रोहतक, करनाल, सिरसा में डेंगू का डंक जानलेवा बन रहा है। डेंगू मरीजों की बात करें तो हरियाणा में औसतन हर रोज 100 मरीज मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 500 से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं, जिनमें 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। पंचकुला 1787 मामले, हिसार 1158 मामले, यमुनानगर 612 मामले, जींद 300 और करनाल 213 मामले, फतेहाबाद 102 मामले। इसके अलावा कई अन्य जिलों में डेंगू के 200 के पार हैं। इससे पहले हरियाणा में 2021 से 13 डेंगू के मरीजों की मौत हुई, जबकि 11,835 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने इससे सबक नहीं लिया और आज डेंगू को लेकर फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरह से जो डेंगू के हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। अलग अलग जिलों से जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग भी काफी ज्यादा सतर्क है और व्यवस्थाएं पुख्ता तौर पर की गई हैं। इसी पर अगले आधे घंटे बात करेंगे। हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलोपैथी पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति दोनों के जरिए किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है, डेंगू की रोकथाम को लेकर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत मैं आप ही से कर रहा हूं, डॉक्टर अचल शर्मा जी। मौजूदा वक्त में बात करें हरियाणा राज्य को लेकर, तो हरियाणा में अलग अलग जिलों से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है जहां पर एकाएक अचानक से मामले बढ़ गए हैं डेंगू के। सबसे पहला तो सवाल यही कि आखिर इतनी तेजी से क्यों डेंगू के केस बढ़ रहे हैं? इसका क्या है कि एक तो टेम्परेचर है वो उस लेवल पे आ नहीं रहा है जैसा होना चाहिए जी। और दूसरा जो है जगह जगह पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से एडिस मच्छर जो है वो डेवलप कर रहा है, वायरस उसी से बन रहा है और उससे जो है ज्यादा जो है डेंगू मच्छर फैलने के कारण वो डेंगू बीमारी जो है ज्यादा बढ़ रही है। इसी के कारण ऐसा हो रहा है कि ज्यादा पानी कहीं कहीं रुका हुआ है। पीछे बाढ़ वगैरह आई थी तो कई जगह पानी जो है रुक गया, जिसकी वजह से जो है वो मच्छर जो है डेवलप कर रहा है वहां पे उसका वायरस और वो बॉडी के अंदर आकर के और डेंगू को ज्यादा फैला। ऐसा इसलिए हो, यानी जो मौसम में बदलाव है वो भी एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं जो अचानक से मामले बढ़े हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी का रुख करते हैं। सर, जिस तरह से मौसम में बदलाव को लेकर बात कही गई डॉक्टर अचल शर्मा जी की ओर से कि जो बारिश है या फिर पानी जमा हुआ है वो कहीं ना कहीं बड़ी वजह भी है और मौसम में उस तरह का बदलाव अभी आ नहीं पा रहा है, इस वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हाल ही में कोरोना का काल गुजरा है, लगातार जो मामले हैं बीते दिनों सामने आए थे और उस वक्त लोग जो थे, जनता जो थी वो अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क भी हुई थी। क्या आपको लगता है कि उसमें लापरवाही लोग अब बरत रहे हैं? खान पान का जो तौर तरीका सुधरा था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, इस वजह से भी लोग अगर बीमार पड़ते हैं, डेंगू से बीमार पड़ते हैं, किसी और चीज से बीमार पड़ते हैं तो खतरा लगातार बढ़ जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा, इम्यूनिटी में दिक्कत हुई है। लोगों ने एक्सरसाइज करना उस समय बंद कर दिया था, घरों में लोग मोटे होने लगे हैं
तो और खान पान में भी बहुत बदलाव आया है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि टेम्परेचर एक गिरा है और चारों तरफ जो है बरसात के बाद पानी और गड्ढे भरे हुए हैं, तो उसके कारण जो है मच्छर पनप रहे हैं और मच्छर पनपने के कारण वायरल डिजीज हो ही रहा है। वायरल के साथ डेंगू फैल रहा है और इम्यूनिटी चूंकि डाउन हुई है और उसी कारण जो है डेंगू के शिकार होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं लोग। लेकिन इन सब चीजों को सुधारा जा सकता है। हम सबसे पहले मच्छर का बढ़ना रोक लें, दूसरा जो है खान पान में अच्छा रखें और इम्यूनिटी के लिए हम लोग अच्छी चीजें खाएं, एक्सरसाइज जरूर करें, हम लोग विन ओवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि चीजें हैं जिस तरह से बदल रही हैं, काफी कुछ उसमें मायने रखता है। उसमें आपकी इम्यूनिटी भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। मौसम की जो परिस्थितियां हैं वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक होती है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अचल शर्मा जी, सवाल यही है, ठीक है अगर लोग डेंगू से बीमार होते भी हैं, सवाल लोग ये पूछते हैं कि कैसे इस चीज को हम जान सकें कि ये सामान्य बुखार है या फिर डेंगू का बुखार है या फिर किसी और चीज की वजह से वो बीमार हो रहे हैं। क्योंकि लोगों में अक्सर देखा यह गया है कि जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है उसके बाद जाकर लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखाते हैं। जी जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है वायरस तो बहुत तरीके के आ रहे हैं, लेकिन डेंगू के जो सिम्टम्स आते हैं ना वो सब जो शुरुआत में ही आते हैं वो शिवरिंग करके आता है एक तो, और आदमी के जो ऑसिपिटल रीजन है उसके ऊपर ज्यादा मतलब आपके आंखों के आसपास का जो हिस्सा है उसमें पेन ज्यादा रहता है, बॉडी के मसल्स में पेन रहता है, शिवरिंग रहती है, टेम्परेचर जो है 104 तक पहुंच जाता है डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उसकी वजह से और शिवरिंग आती है साथ साथ, और नोजिया और वॉमिटिंग जो है लेटर स्टेजेस में आनी शुरू हो जाती है। ये सारे सिम्टम जो है उसके डेंगू के ही है। उसके बाद से उसके अंदर एसिडिटी ज्यादा होने लगती है, और ज्यादा अगर लेटर स्टेज में चला जाए आदमी तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, गम्स के ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नोज से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है ज्यादा लेटर स्टेजेस में, जब सीवियरिटी आनी शुरू होती है। एब्डोमिनल पेन होता है, मसल डिस्कम्फर्ट होने लगता है, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं मसल्स के अंदर, और शिवरिंग लगती है, ठंड लगती है। तो उसमें इस तरीके के सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। जॉइंट्स में पेन होने लगता है, सारी की सारी मसल्स जो है पेन करने लगती है सीवियर रूप से जाकर के। अगर डॉक्टर शर्मा जी माना जाए कि अगर समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाए अगर मरीज, तो जो खतरा जो बढ़ता है, जो केसेस क्रिटिकल हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी, बिल्कुल बचा जा सकता है, क्योंकि अगर उसका बॉडी का अगर आप फ्लूइड लेवल अगर मेंटेन बना करके रखें और अच्छी डाइट अगर आप दे, जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि अगर आप अच्छी डाइट दे करके चलते हैं और माइनर एक एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं, तो आप जो है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ साथ मच्छरों को तो बचाना है ही है, मच्छरों को अपने डेवलप होने देना नहीं है, आसपास पानी नहीं रहने देना है, ये सब चीज बचा करके चले और साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके चले, जैसे कि डॉक्टर शुक्ला ने कहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ इस बात से। ठीक है, आयुर्वेद के जरिए भी उपचार किया जाता है और लोग बताते हैं जो देसी नुस्खे होते हैं उससे भी उनको काफी फायदा मिलता है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा खुद लोगों की ओर से कहा जाता है। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आपका क्या मानना है, कौन से ऐसे तरीके हैं जो आयुर्वेद में हमारे पास हैं, जो हमारे काफी पहले से चले आ रहे हैं इन तमाम चीजों से बचने के लिए, जिन्हें हम आज उपाय के तौर पर यूज करते हैं ताकि डेंगू हो या फिर कोई अन्य बीमारी हमें ग्रसित कर दे तो उससे बच सके हम? देखिए, मैं यहाँ पे सुभारती मेडिकल कॉलेज में हूँ, विवेकानंद यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये मेरठ में। यहाँ पे हमारे इंटरनल मेडिसिन के काफी लोग जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ देना चालू कर दिए, क्योंकि बहुत से करीब 6-7 दवाइयाँ हैं जो काफी यूजफुल है। क्योंकि अगर हम ये ड्रग देते हैं एलोपैथिक वाले तो उससे प्लेटलेट और टूटने लगते हैं और गंभीर बीमारियां हो जाती है, क्योंकि ब्लड लीक करने लगता है हाथों से भी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण ब्लड प्लेटलेट कम होने के कारण बहुत दिक्कतें होती है। तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले हम लोग हल्दी और गुडूची ये 2 चीज मिला के देते हैं, और गिलोय ये तीसरी चीज जो फीवर को भी डाउन करता है, तथा पानी की मात्रा हम लोग बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि एक हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और भूख भी लगती रहेगी। मांसपेशियों के सूजन के लिए हम लोग सलाकी देते हैं,
हालांकि बहुत अच्छा वर्क है उसका पेन पे। तो क्योंकि एनाल्जेसिक्स देने में खतरा है, किडनी फेल्योर का भी डर है, ब्लड प्लेटलेट टूटने का भी डर है, बोन मैरो में डिप्रेशन का भी डर है। तो इसलिए डेंगू पे अगर इमरजेंसी नहीं है बहुत ज्यादा, तो आयुर्वेद से बढ़ के कहीं कोई अमृत नहीं है। आज लंका में भी इसका यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु ने गवर्नमेंट ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से 3-4 दवाइयां और भी हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ। काल में का तो गवर्नमेंट में भी आ गया है, जिसपे क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। हल्दी पे भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तथा डॉक्टर शुक्ला, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, यहां पर मैं लौटूंगा आपके पास, और आयुर्वेदिक के जरिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर उपचार किया जा सकता है डेंगू का, उसको लेकर बात जरूर करेंगे। लेकिन मैं एक बार रुख करना चाहूंगा डॉक्टर अचल शर्मा जी का। शर्मा जी, आयुर्वेदिक जो पद्धति है वो बहुत पुरानी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उनका एलोपैथी को लेकर विश्वास काफी ज्यादा होता है। जिस तरह से डॉक्टर शुक्ला जी ने जो भी बातें बताई हैं, चाहे वो हल्दी को लेकर है, गिलोय को लेकर है, पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसमें होना चाहिए ऐसा मानते हैं डॉक्टर। आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीजों को, और एलोपैथी के जरिए क्या हम सीधा इसका उपचार अभी तक ढूंढ पाए हैं, या फिर जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जैसे बुखार है या फिर अन्य जो सिम्टम दिखाई देता है उसका ही अभी हम ट्रीटमेंट करते हैं अभी भी? लगता है अचल शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा रुख करेंगे। जी शुक्ला जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप कुछ दवाइयों के बारे में बता रहे थे जिनको लेकर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और कुछ जगहों पर उनका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। जी देखिए, हम लोगों ने काफी क्लिनिकल ट्रायल भी किया तथा ब्लड काउंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। देखा कि उसमें ब्लड प्लेटलेट बनना चालू हो गया है। जैसे पपीता के दूध और पत्ते, इसका आ गया है पबमेड में कि इसमें बढ़ता है। दूसरी चीज जो है, ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है और ब्लड की थिनिंग को भी बैलेंस करता है। तथा हल्दी एनाल्जेसिक्स का काम करता है और पेन कम होता है, जोड़ों में दर्द कम हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क इसका है। जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत अच्छा रोल है। काल में का भी बहुत अच्छा रोल है। तथा सबसे बड़ी जो चीज है, नीम को इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा वर्क है। और अगर बहुत ज्यादा पेन हो मांसपेशियों में, तो उसके लिए सलाकी हम लोग देते हैं। क्योंकि ये डेंगू के 6 महीना बाद, डेंगू तो खत्म हो जाता है 10 दिन, ऑटो लिमिटिंग है 10-12 दिन में। अगर प्लेटलेट आपने चेक कर लिया और प्लेटलेट बनने लगा और खाना खाने लगा बंदा, तो 14 दिन बाद उसमें से रिकवर हो जाएगा। अगर नहीं प्लेटलेट बना, बहुत गिरता जा रहा है, तो आप उसको प्लेटलेट चढ़ाइए। लेकिन ये प्लेटलेट 2.5-3 दिन ही चलता है, तो बार बार प्लेटलेट चढ़ाइए, धीरे धीरे प्लेटलेट बनना चालू हो जाता है। ऑटो हीलिंग है इसमें। एलोपैथ के पास कोई दवाई नहीं है, सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं, हमारे आयुर्वेदिक में दवाइयां हैं। ठीक है, आज मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अचल शर्मा जी इस बीच हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अचल शर्मा जी, सवाल ये है कि डॉक्टर शुक्ला कह रहे हैं कि दरअसल आयुर्वेद के जरिए हमारे पास कई ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हम मरीज का उपचार कर सकते हैं। उन्होंने गिलोय का जिक्र किया, उन्होंने हल्दी का जिक्र किया, साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाइयां भी आयुर्वेद के जरिए विकसित की गई हैं जिसके जरिए भी सीधा उपचार डेंगू का होता है, ऐसा उनका मानना है। अगर हम एलोपैथी को लेकर बात करें तो लोगों का विश्वास, चाहे जो भी कारण हो, एलोपैथी में ज्यादा होता है, लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। आपका किस तरह से देखना है इस पूरे विषय को लेकर, जिस तरह से आयुर्वेद के जरिए भी लोगों का मानना है कि चाहे वो पपीता हो या फिर बकरी का दूध हो, इनसे उनको फायदा मिलता है? तो फायदा यही होता है कि इसमें बॉडी का इम्यूनिटी थोड़ा बूस्टअप हो जाता है इन चीजों से, है ना। तो इसलिए वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में थोड़ा हेल्पफुल तो है ये सारी चीजें। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर हो जाए तो उसके लिए फिर आदमी को एलोपैथिक के लिए जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना ही पड़ेगा। उसके लिए उसको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। ऑटो इम्यून सिस्टम तो है ही है इसका, ऑटो इम्यून बीमारी है, प्रॉब्लम है। अगर 14 दिन तक अगर आदमी रिकवर कर जाता है तो वो आदमी आगे सर्वाइव कर जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं डॉक्टर शुक्ला इस बात के लिए, ठीक है ना। और एलोपैथिक में बहुत कम मेडिसिन हैं जो प्लेटलेट्स को बढ़ाती हैं, जैसे रिफ्लेक्सिन वगैरह में एक टैबलेट आती है
वो आदमी प्लेटलेट को मेंटेन करके चलती है, एंटीबायोटिक भी है और उसके साथ साथ उसको कवर भी करके चलती है। एलोपैथिक में इस तरीके की एक दो मेडिसिन है जो थोड़ा सा प्लेटलेट को मेंटेन करके चलती है, लेकिन आयुर्वेदिक के अंदर इसका ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर है। जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा, ये बात ठीक है। डॉक्टर शुक्ला के अनुसार जो है बहुत सारी जो अपने खाने की चीजें हैं, जैसे आपका पपाया है, आपका गिलोय है और पोमेग्रेनेट अनार है, ये आप देंगे तो प्लेटलेट बहुत अच्छे से इसकी बढ़ती है। यानी अचल शर्मा जी समझने की बात यह है कि अगर शुरुआती समय में ही अगर पता चल जाए मरीज को कि डेंगू से हो चुका है और अगर वो आयुर्वेदिक तरीके से उपचार शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर फायदा मिल जाएगा, जैसा आप दोनों ही बता रहे हैं। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर हो जाए, क्रिटिकल हो जाए, तब कैसे उपचार किया जाता है? तो तब उसका हॉस्पिटलाइज कराना ही ज्यादा बेटर है उसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लेटलेट ही चढ़ानी पड़ेगी, फिर और कोई चारा बढ़ता नहीं है, क्योंकि इतना मौका नहीं होता पेशेंट के पास कि वो अपने आप को रिवाइव कर पाए उसमें। तो प्लेटलेट चढ़ेगी तभी वो रिवाइव कर पाएगा उस कंडीशन में, जब कंडीशन सीवियर हो जाए। ठीक है, जैसे ब्लीडिंग ज्यादा शुरू हो जाए आनी, यूरिन के थ्रू ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाए, अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, नोज गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, आंतों में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उसको देना तो पड़ेगा ना, प्लेटलेट बढ़ाना पड़ेगा उसका, और उसके अंदर क्लॉटिंग की पावर बढ़ानी पड़ेगी उसलिए, जिससे कि ब्लड क्लॉट होकर के थोड़ा सा रुके उसके अंदर, ऐसा ना निकले ब्लड जो है शरीर में, ब्लीडिंग ना हो उसको ज्यादा। ठीक है डॉक्टर शुक्ला जी, खुद अचल शर्मा जी भी बोल रहे हैं कि हाँ आयुर्वेद के जरिए फायदा पहुंचता है, निश्चित तौर पर पहुंचता है, लेकिन शुरुआती स्टेज में अगर कंडीशन बिगड़ जाए उसके बाद मरीज को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। क्या आयुर्वेद के जरिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि अगर कंडीशन सीवियर हो जाए मरीज की, कोई भी दवाई उस पर फायदा ना करे, लेकिन हम उसके बावजूद भी आयुर्वेद के जरिए मरीज का इलाज कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और डॉक्टर शर्मा जी काफी एक्सपीरियंस आदमी है, उसमें उन्होंने बहुत बेहतर आंसर दिया है कि इमरजेंसी में भर्ती कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लड चढ़ाना होगा। ब्लड चढ़ाने की अभी प्रक्रिया आयुर्वेद में नहीं था, ये एलोपैथ से लिया हुआ चीज है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ हाइड्रेशन अगर बहुत अच्छा है तो उस हद तक नहीं पहुंचेगा 90%, लेकिन अगर ब्लड प्लेटलेट बनना बंद हो गया है, 6000, 7000, 8000 से नीचे आ गया है, तो बट नेचुरल है कि एलोपैथिक सिस्टम में हमें इमरजेंसी मेडिसिन का उपयोग करना होगा। इमरजेंसी वर्क क्वाइट अलग है। जो एलोपैथिक का मेन स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, जिसे रुका हुआ है एलोपैथिक। और दूसरी बात, उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो बताया है कि इम्यूनो स्टिमुलेंट और मेटाबॉलिक इनहेंसर भी देना पड़ेगा, स्टीरॉयड भी दे सकते हैं जिससे कि बोन मैरो स्टिमुलेट हो, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो मिक्स वर्क होना चाहिए, और चूंकि हम लोग प्रिवेंशन कर लेते हैं ये सब दवाइयां देने से, क्योंकि हम इम्यूनिटी पे बेस्ड वर्क है, हाइड्रेशन पे बेस्ड वर्क है, तथा डाइट पे वर्क है, वॉमिटिंग नहीं होने देते, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस नहीं होने देते, इसीलिए आज आयुर्वेदिक की दवाइयां सबसे ज्यादा यूज हो रही है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। हमारे रामदेव ने भी काफी काम किया इस पे, और उसके बाद शुभारती में हमारे डॉक्टर अतुल कृष्णा है, ये इस पे काम कर रहे हैं। तो आज ही कैंप से ठीक है सर बुलाया गया था जी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी और डॉक्टर अचल शर्मा जी, आप दोनों ही जुड़े रहिए। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक दीपक मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी दीपक जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि मच्छर काटने से ही चिकनगुनिया भी होता है, मलेरिया भी होता है और डेंगू भी होता है सर, ठीक है। तो हमें शुरुआती लक्षणों में जैसे बुखार लगता है तो कैसे पता चलेगा कि आखिर ये डेंगू ही है, या इसके लिए वही ब्लड टेस्ट ही कराना सबसे पहले वही जरूरी है सर? ठीक है, सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए एक बार डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। सवाल ये है कि कैसे पहचाने, क्योंकि बुखार तीनों ही चीजों में सबसे पहले आता है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि चिकनगुनिया हुई, वो साधारण वायरल फीवर हुआ और डेंगू हुआ, इसमें क्या अंतर है? डेंगू वाले में तुरंत वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, माइल्जिया उतनी नहीं, माइल्जिया मैंने मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होता है, चाहे नाक से हो या पेशाब में हो या लैट्रिन में हो,
ये मेन चीज है। कई बार जो है स्किन पे काले धब्बे निशान पड़ जाते हैं, तथा फीवर जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करना पैरासीटामोल से, और डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग डेंगू पे शक करते हैं और फटाफट टेस्ट करा लेते हैं। दूसरा, चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। और ऑर्डिनरी फीवर, वायरल फीवर में तो लोगों को पता ही है। तो ये सिम्टम तो हम लोग बता देंगे, बाकी साइन हमारे शर्मा जी बता देंगे कैसे कैसे इसको टेस्ट किया जाए। जी डॉक्टर अचल शर्मा जी, सवाल यही है, जिस तरह से शुक्ला जी ने कहा कि अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं तीनों ही बीमारियों में, सामान्य बुखार हो, डेंगू हो या फिर चिकनगुनिया हो, पहचाने कैसे और लक्षण कितने दिनों में दिखना शुरू हो जाते हैं एक बार संक्रमित होने के बाद? चिकनगुनिया में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि डेंगू का तो क्या होता है कि डेंगू में तो सारे सिम्टम्स होते हैं, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, बॉडी पे रैशेज आते हैं, ये सब होता ही है। लेकिन चिकनगुनिया के अंदर जाकर के जो है सारे जॉइंट्स अरेस्ट हो जाते हैं। इतना पेन होता है कि आदमी जो है 1 कदम चल भी नहीं सकता है, कहीं अपने जो है कमोड पे बैठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, ऐसी हालत हो जाती है चिकनगुनिया में। सारे जॉइंट्स उसके सूज जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि क्योंकि वो टेस्ट होने के बाद ही क्लियर होता है। वैसे तो आदमी जब ब्लड से टेस्ट कराया जाता है तो उसका क्लियर होता है कि हाँ ये चिकनगुनिया भी इसका पॉजिटिव आया है। डेंगू NH1 के साथ साथ या फिर इसका भी टेस्ट किया जाता है कि चिकनगुनिया भी देखना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट आकर के ये बताता है कि इस तरह पेन उसको हो रहा है, सारे जॉइंट्स में उसको पेन हो रहा है, तो उससे उसकी वजह से फिर चिकनगुनिया टेस्ट कराते हैं। जब टेस्ट कराते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि सारी मसल्स को जो है हमें रिलीफ देना पड़ता है, सारा पेन को उसको रिलैक्स करवाना पड़ता है, जिससे कि वो हिल डुल सके, चल फिर सके और ठीक हो सके। डॉक्टर अचल शर्मा जी, एक सवाल यहां पर मेरा ये भी है कि अक्सर लोगों में क्या होता है कि घर पे जब बीमारी शुरू होती है या बुखार ही आता है तो लोग सबसे पहले गोली लाके खाना शुरू कर देते हैं, नियर बाई शॉप से लाके गोली खा लेते हैं, कोई सी भी बुखार होता है या फिर किसी भी और परेशानी होती है। लोगों को किस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए? कोई भी परेशानी हो सबसे पहले डॉक्टर को कौन सी सूरत में जाके दिखाना चाहिए? देखिए, वैसे तो डॉक्टर को स्टार्टिंग में ही अगर दिखा दें तो ज्यादा अच्छा होता है किसी भी समय, और हल्का फुल्का पेन किलर जैसे पैरासीटामोल जैसी कोई टैबलेट जो है आदमी ले सकता है एलोपैथिक के रूप में, है ना। और उससे जो है आदमी इमरजेंसी में अगर पड़ रहा है, जैसे ऐसे टाइम पे पड़ गया कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जनरल, तो वो पैरासीटामोल ले करके अपना मॉर्निंग में आकर के और किसी डॉक्टर को या अपने जो भी फैमिली डॉक्टर है उनको कंसल्ट कर सकता है। आगे फैमिली डॉक्टर अगर उसको कहें, रिकमेंड करें आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट के लिए, तो फिर उसको वहां जाना। ठीक है सर, हमारे साथ इस बीच टोहाना से सोहेल हमारे एक दर्शक जुड़ गए। बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सोहेल, आपका क्या सवाल है? सर नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ कि डेंगू के बाद जो पीले के मामले ज्यादा सामने आ जाते हैं, उससे मतलब कैसे रोकथाम की जाए और क्या हमारे सुझाव हैं उसके लिए? जी, सबसे पहले शुक्ला जी आप बता दीजिए, क्या कुछ अगर डेंगू होता है उसके बाद किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, रखरखाव कितना जरूरी है डेंगू के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि पानी पिलाते रहना है। अगर पानी नहीं पी पा रहे हैं तो उल्टी की दवाई उनको दें, और टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखना है। पैरासीटामोल सबसे आसान तरीका है। अगर एलोवेरा अगर देते हैं उससे बुखार कम हो जाता है तो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो आप सलाकी दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं तथा अदरक दे सकते हैं, जिससे टेस्ट बड भी खुला रहे। और कुछ और भी दवाइयां हैं जो बहुत काम की है, जैसे गुडूची है। ये सारी चीजें आप देते रहे और आयुर्वेदिक से काफी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पानी और ये एनाल्जेसिक्स बड़ा कार्य कर रहा है। होता क्या है कि प्लेटलेट डाउन क्यों हुआ? प्लेटलेट इसलिए डाउन हुआ कि 1 लाख अगर काउंट है तो उसमें धड़ाधड़ हमने दे दिया आइबुप्रोफेन या और भी मेफेनिक एसिड, ये सब प्लेटलेट को और डाउन कर देते हैं सब। और इसके कारण जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है, बोन मैरो में भी इफेक्ट आ जाता है। और इस चीज को वही आदमी रोक सकता है जो आयुर्वेदिक भी जाने, साथ में एलोपैथिक भी जाने, तब जाके ये इसमें प्लेटलेट की क्राइसिस नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, और आप आराम से रख रखाव करिए। उसको मीठा चीज खिलाते रहिए तथा ओरल रिहाइड्रेशन देते रहिए। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं है तो आप ORS पिलाते रहिए। बाकी कोई मसाज वगैरह नहीं करना। जी डॉक्टर अचल शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यह है कि
बच्चे बुजुर्गों में किस तरह से ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुजुर्गों में और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, अलग अलग बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं, उनको जब डेंगू होता है तो उन्हें किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, डेंगू होने के बाद जो है जितना हो सके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। आप एलोपैथिक के हिसाब से जो है मल्टीविटामिन उनको दे सकते हैं, फ्लूइड चढ़वा सकते हैं, 1-2 बार फ्लूइड चढ़ा करके और उसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाल करके आप उनको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि 14 दिन के बाद तो वो डेंगू वैसे भी खत्म हो जाता है। और चिकनगुनिया का भी जो है इतना ही टाइमिंग है, कोई बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं है, हालांकि 2-4 दिन का और फालतू का होता है उसका, लेकिन वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। आगे आप मल्टीविटामिन अगर आप चढ़वाते हैं या देते हैं, ओरली देते हैं या फ्लूइड के थ्रू दिलवाते हैं, तो वो उससे जल्दी मेंटेन कर सकते हैं। चाहे वो बड़े बुजुर्गों को तो और ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी मसल इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा वीक होती है, तो इसलिए उनको दे सकते हैं। बच्चे को जल्दी रिकवर हो जाता है, बच्चों की इम्यूनिटी इतनी वीक नहीं होती है, उनका इंप्रूवमेंट थोड़ा सा ही हो जाता है, थोड़ा सा ही देने से वो जो है बच्चे जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोगों को जो है ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उनकी मसल जो है स्टिफ हो जाती है, नर्व्स स्टिफ हो जाती हैं, और उनकी जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने की जो कैपेसिटी होती है वो कमजोर पड़ती है, इसलिए उनको ज्यादा देने की जरूरत पड़ती है। आप मल्टीविटामिन उनको दे डॉक्टर अचल शर्मा जी देने का, और अच्छा डाइट दें, फ्लूइड मेंटेन बना के रखें बॉडी के अंदर। डॉक्टर अचल शर्मा जी, शुक्ला जी ने एक बिंदु उठाया है, वो कह रहे हैं कि दरअसल कुछ दवाइयों से ही जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होते हैं, कुछ दवाइयों के जरिए जब डेंगू पीड़ित को दवाइयां दी जाती हैं उससे और भी ज्यादा नुकसान होता है। कुछ दवाइयों का नाम खुद शुक्ला जी ने लिया था। सर, एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए एलोपैथी में नुकसान पहुंचता है मरीज को, जिसका जिक्र आपने अभी किया? आइबुप्रोफेन दे दिया, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ओटीसी जाके केमिस्ट की दुकान से एस्पिरिन ले लिया, तथा और भी निमोस्लाइड ले लिया। इस तरीके की दवाइयां जो है बोन मैरो और लीवर दोनों को नुकसानदेह होती हैं, तथा एस्पिरिन के अलावा नेप्रोक्सिन है, कई और भी दवाइयां हैं, मेफेनिक एसिड है, ये सारी दवाइयों का कारण बोन मैरो डिप्रेशन होता है, प्लेटलेट टूटता है। डॉक्टर शर्मा जी, सवाल यह है कि इनसे कैसे बचा जाए? ठीक है, लोग अज्ञानतावश अगर इन दवाइयों का सेवन कर भी लेते हैं तो इनसे बचा कैसे जाए? देखिए, अगर वो डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर अगर काबिल डॉक्टर है तो वो अपने आप ही इनको देगा नहीं, जैसे डॉक्टर शुक्ला ने बताया। जैसे डॉक्टर शुक्ला हमारे काबिल आदमी हैं, वो जानते हैं कि कौन कौन सी जो है ड्रग्स जो प्लेटलेट्स को डाउन करती हैं। इसमें मैं थोड़ी सी और इम्प्रूव करूँ और इंड्यूस कर दूं कुछ चीजें, जैसे आपके जितने भी तरीके के एंटीबायोटिक्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% एंटीबायोटिक जो है आपके प्लेटलेट्स को डाउन करते हैं। वो कई बार कुछ नौसिखिए लोग जो है वो एंटीबायोटिक चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट एकदम से फॉल डाउन कर जाती है, वो दिक्कत करती है एलोपैथी के अंदर सबसे ज्यादा। और दूसरा जो है, जितने भी एसिड मीडियम की जितनी भी क्या नाम है डाइट है, वो इसमें नुकसान करती है, वो फॉल डाउन करती है। बिल्कुल, इन चीजों से बचकर रहना चाहिए ताकि मरीज की जो परेशानियां हैं वो और ना बढ़े। सर, हमारे साथ इस बीच नम्रता, हमारी एक दर्शक जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नम्रता, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मेरे को ना रात को ठंड लग करके बुखार आया, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो क्या ये लक्षण डेंगू के हैं? जी, एक बार अचल शर्मा जी आप जवाब दीजिए, फिर एक बार शुक्ला जी के पास जाऊंगा मैं। जी, देखिए, अगर शिवरिंग हो रही है और जॉइंट्स में पेन है, और अगर फ्रंटल रीजन पे अगर पेन हो रहा है ज्यादा, आंख के आसपास अगर पेन ज्यादा हो रहा है, तो मे भी डेंगू होने के चांसेस है। आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, टेस्ट करा करके आप क्लियर कर सकते हैं। जी शुक्ला जी, अब आप अपनी बात कीजिए। जिस तरह सवाल आया है कि बॉडी में कपकपाहट भी है, बुखार भी। देखिए, इसके लिए सबसे सुरक्षित दवाई है पैरासीटामोल। आप लेते रहे, पैरासीटामोल 2 दिन लेते रहे, ऑर्डिनरी वायरल फीवर होगा तो खत्म हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपना जांच कराइए और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये रिस्की मामला है। दूसरे दिन के बाद हम लोग नहीं चाहते कि कोई आदमी रिस्क उठाए, प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है। ठीक है सर। और अगर आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं तो प्लेटलेट ब्रेक खत्म हो जाता है, और प्लेटलेट स्टेबल हो गया तो आप कोई खतरे में नहीं है। तो आप डेंगू भी हो सकता है, आपको वायरल फीवर हो सकता है, अब बहुत ज्यादा दर्द है, हार्ट वाली दर्द है, तो आप चिकनगुनिया समझिए। सर, अचल शर्मा जी, एक संक्षेप में आपसे आखिरी सवाल, समय की कमी है। शुक्ला जी ने कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथी का कॉम्बिनेशन अगर जिसे पता है वो उपचार बहुत बेहतर तरीके से दे सकता है। सर 25 सेकंड में।
ठीक बात है, सही कह रहे हैं। अगर आदमी मतलब दोनों चीजों की अगर नॉलेज रखता है तो वो बेटर ट्रीटमेंट कर पाएगा किसी का भी, अगर नॉलेज है तो उसको, है ना। ठीक है इसलिए सर। उसके लिए आदमी को यही चाहिए, एक तो काबिल डॉक्टर के पास जाकर के मिले और उनसे बात करके जैसा भी ट्रीटमेंट बैठता है, एलोपैथी को चाहे आयुर्वेदिक को, पैथी सारी अच्छी है, सब फायदे के लिए बनी है, बिल्कुल। इसीलिए उसी में आदमी को निश्चित तौर पर ठीक ढंग से। पूरी उम्मीद है कि लोगों ने, जिन्होंने भी सुना, दर्शकों तक पहुंची बात, उनको जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अचल शर्मा जी आपका भी, और डॉक्टर अनंत शुक्ला जी आपका भी जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।